नमस्कार जी, मैं अमन एक बार फिर से फास्ट वे के लिए हाजिर हूँ। प्रोग्राम खास मुलाकात सेहत के साथ। आजकल की लाइफस्टाइल में सेहत को हम ध्यान में नहीं रख रहे, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल वही है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं शूर हॉस्पिटल में, जहाँ पे आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं यहाँ से डॉक्टर गायत्री शूर, जो कि गायनी और ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिस्ट हैं। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। वेलकम मैम। नमस्कार। फास्ट वे के सभी जो दर्शक हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत सारा सादर नमस्कार करती हूँ और चाहती हूँ कि इस कोविड के सीज़न में सब लोग स्वस्थ हों और जल्दी से इस महामारी से मुक्त हों। जी मैम, गायनी स्पेशलिस्ट हैं आप, हैं यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो आप उनको ट्रीट करती हैं, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। तो मेनली आजकल की मेन प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जो हैं न्यूट्रल रहना शुरू कर चुकी हैं। पहले ज़माना होता था सब कंबाइंड रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो दादियाँ नानियाँ प्रेगनेंसी के टाइम आने वाली पीढ़ी को गाइड करती थी। आजकल वो चीज़ मिसिंग है। तो जब पहली प्रेगनेंसी होती है, घर पे कोई बड़ा बताने वाला नहीं होता, तो फिर किन किन चीज़ों का ध्यान एक लड़की को जो माँ बनने वाली है, एक माँ के रखना चाहिए? देखिए, ये बात तो सच है कि अब न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में हम अपना ध्यान कैसे रखें? बहुत सारे मिथ्स होते हैं। यंग कपल जो होता है उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं या जो आपके शहर में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिन पे आपका फेथ हो, आप उनके पास जैसे ही आपको पता चले कि आपके पीरियड्स मिस हुए हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे विज़िट करें। आजकल लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करा के भी जाते हैं, तो अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपने घर पे कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट करके घर पे ना रहें, क्योंकि पहले 3 महीने में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कंसल्टेशन की, डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जाके अपना पहला चेकअप कराएं किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जो आपके शहर में उपलब्ध है। दूसरी बात, चेकअप कराने के बाद जो भी एडवाइस दी जाती है आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बहुत सारे लोग मैंने देखा है आ तो जाते हैं, ट्रीटमेंट भी लिखवा के लेके जाते हैं, लेकिन लोग 10 तरह की सलाहें लेते हैं कि इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये दवाई गर्म है, ये ठंडी है। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है एज ए डॉक्टर, हम सुनते हैं पेशेंट के मुंह से। तो ऐसा ना करें। आपके डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन लिख के दी है आप उसको ज़रूर लें। खास करके पहले महीने में फॉलिक एसिड और भी 2-3 दवाइयाँ जो होती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रिक्वायरमेंट वो लिखी जाती हैं, उसको ज़रूर ही लेना है। ये जो मेडिसिन्स होती हैं आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कई बार बच्चों में बहुत सारी नर्व्स की प्रॉब्लम्स, ब्रेन की प्रॉब्लम्स, स्पाइन की प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। तो इसको ना मिस करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना चेकअप ज़रूर कराएं। पहले का ज़माना और था, तब हर चीज़ हमें प्योर मिल जाती थी। आजकल का ज़माना वो नहीं है। तब तो जब पहली प्रेगनेंसी है तो टेस्ट कराने के बाद अगर वो घर पे ही कुछ अच्छा हेल्दी खा रही हैं तो तब तो ये चीज़ ठीक थी। पर आजकल ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो वो गाइडेंस देते हैं आपको वो फॉलो करना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी जानकारी है। सेकेंडली, क्या क्या सावधानियाँ जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो पहले 3 महीने में ऐसी आपने जो जानकारी दी है, उसके अलावा सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए जो बहुत स्ट्रिक्टली उनको आजकल के ज़माने को देख के ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि जनरेशन ऐसी है कि उछल कूद ज़्यादा है, लाइफस्टाइल ऐसा है, तो क्या चीज़ें पहले 3 महीने में सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखिए, मैं यहीं से शुरू करूँगी कि सबसे पहले तो अगर तो आपका लाइफ़स्टाइल है रात को जागने वाला, बहुत लेट नाइट सोने वाला, तो सबसे पहले हम उसी को बंद करें। हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ अ गोल्डन रूल है और ये प्रेगनेंसी में भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रात को सोएंगे नहीं और सुबह लेट उठेंगे तो बच्चे के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो खाना पीना ज़रूरी होता है, जो ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिलती। तो आप कोशिश करें कि जल्दी से उठें। आप जितनी जल्दी उठें और उसके बाद फ्रेश होके कुछ खाएं, कुछ हेल्दी चीज़ें जो भी आपके डॉक्टर ने बताई हैं या जो भी आपको पता है या किसी से आपने पूछी हैं, तो सबसे पहले उठ के आप कुछ खाएं और बहुत ज़्यादा देर भूखे ना रहें। जितनी ज़्यादा देर आप भूखे रहेंगी उतने ही आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है सुबह उठ के उल्टी आना, जो आम समस्या है पहले 3 महीने में, वो आपको कम से कम आएगी। आएगी लेकिन वो कम आएगी, सिवियरिटी उसकी कम होएगी बिकॉज ऑफ अर्ली उठ के और कुछ खाने से। और ज़्यादा देर आप भूखे ना रहें। हर 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आप न्यूट्रिशियस चीज़ें खाते रहें।
उसमें आप फ्रूट्स लें, मिल्क लें और वेजिटेबल सूप्स लें, नारियल पानी ले सकती हैं, दही ले सकती हैं। ये सब प्रिकॉशंस रखने के बावजूद भी अगर आपको बहुत सिवियर वॉमिटिंग आती है या मन ज़्यादा ख़राब होता है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं प्रेगनेंसी में जिसमें वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर ज़्यादा आती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलें। सेकेंड बात कि आपको बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचानी है। हाई हील की चप्पल वगैरह को अवॉइड करें। सीढ़ियाँ चढ़ें मगर बहुत ध्यान से। आप सैर कर सकती हैं लेकिन हैवी जिम एक्सरसाइजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम है, अगर तो आप किसी के अंडर सीखती हैं या आपके डॉक्टर्स बताते हैं देन यू कैन डू दैट, आप उसको भी आराम से कर सकती हैं। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, ये एक यज्ञ है। इसको बहुत साफ़ सुथरे ढंग से लेके हमने चलना है। और इसमें जैसे हम किसी भी पूजा पाठ में बहुत ध्यान रखते हैं खाने पीने का, उठने का, सोने का, सफाई का, हाइजीन का, ठीक उसी तरह से हमने इस प्रेगनेंसी में भी अपनी हाइजीन का, अपने खाने पीने का, अपने टाइम पे सोने का, टाइम पे उठने का ध्यान ज़रूर रखना है, जो एक सिंपल रूल है। बहुत बढ़िया ये जानकारी हमें आज हमारे दर्शकों को मिल रही है, क्योंकि ये एक माँ बनना सिर्फ एक प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हर माँ को एक माँ होने का सुख देती है, और एक यज्ञ की तरह इसको साफ सुथरे अच्छा खा के अच्छा पहन के हम अपने साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। तो इसमें मैम ने बताया कि ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी। इसके अलावा जो मेरी बात है कि चेकअप्स वो टाइम टू टाइम कितनी देर बाद रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन है एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, दवाई लिखा ली और उसके बाद फिर खुद डॉक्टर बन जाते हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके। क्या आप इसको सही मानती हैं, या फिर डॉक्टर के पास कितनी कितनी देर बाद जाना चाहिए? देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आजकल पेशेंट्स जो हैं वो सारे गूगल बाबा से पढ़ के आते हैं। तो गूगल बाबा से पढ़ के आप डॉक्टर ना बने, क्योंकि जो डॉक्टर बनता है वो बहुत ही कड़ी मेहनत से 8-9 साल की पढ़ाई करने के बाद इस सीट पर बैठता है और उसके बाद वो कितने साल प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो आपको गाइड करता है। तो नेचुरली उसको जो है वो आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा और अच्छा ज्ञान होगा। तो आप अपनी डॉक्टर को समझें और उसकी सलाह से और उसके विश्वास के साथ आप चलें। यूट्यूब से या इधर उधर से जानकारियाँ ज़रूर एकत्र करें, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं, मैडम हमने ये मेडिसिन आपने लिखी है, ये यूट्यूब पे हमने देखी है, किसके लिए आपने दी है? तो फिर हमें उनको समझाना पड़ता है कि एक मेडिसिन जो है वो कई जगह काम करती है। तो डॉक्टर अपनी बुद्धि लगा के ही दवाई देते हैं। किसी पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, सबको एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये चीज़ आप नहीं पता कर सकते, ये आपका डॉक्टर ही बताएगा। तो कृपया कर आप जानकारी ज़रूर एकत्र करें, लेकिन उस जानकारी को अपने पे अप्लाई करने से पहले डॉक्टर से मिलें। रही चेकअप की बात, तो चेकअप आइडली तो हर मंथ ही कराना चाहिए, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। और लास्ट टेमेस्टर में जो है वो थोड़ा जल्दी चेकअप होता है। कई डॉक्टर आपको 10 डेज पे बुलाते हैं, कई लोग वीकली बुलाते हैं। इट डिपेंड्स ऑल अपॉन योर प्रोग्रेस एंड एनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। तो रेगुलर चेकअप जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करें, अगर उन्होंने 15 दिन बोला है तो आप 15 दिन के बाद आएँ, महीना बोला है महीने के बाद आएँ, और उसको मिस ना करें। जैसे ही वो गाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंगली चले, मैं तो यही कहूँगी। जी, हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी का शरीर अलग है, तो हर किसी को सलाह भी अलग ही मिलती है। ये नहीं कि एक ही दवाई सब पे लागू होती है। तो आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि ये दवाई किस लिए यूज़ होती है। चलते हैं आगे, इस बातचीत को बढ़ाते हैं। मैम, प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी आजकल की जनरेशन में बैठे हुए हैं दिमाग में। वो क्या-क्या हैं? यूजुअली आपके पास जो भी लोग आते हैं, क्या-क्या मिथ्स आपको उनमें से सुनने को मिल जाते हैं? सबसे पहला तो मिथ यही है कि अभी जब तक 2-3 महीने ना हो जाएँ तब तक चेकअप के लिए ना जाओ, किसी को बताओ मत, इधर-उधर की सलाह ले लो और पहले कोई भी दवाई मत खाओ। सबसे बड़ा मिथ तो यही है, जबकि पहले ही 3 मंथ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जो हमारी खुराक से पूरी नहीं होती। और क्या खुराक लेना है हमें, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें डाइट में लेना क्या है जिससे हमें उस चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। तो फर्स्ट मंथ इज़ अ वेरी क्रूशियल मंथ, जिसमें आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए,
क्योंकि जब आप 3 महीने निकाल के जाते हैं तो जो पहले 3 महीने की प्रॉब्लम्स होती हैं या जो बीमारियां होती हैं उस बारे में अगर वो डेवलप हो चुकी होती हैं तो कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि हम पछताएं तो हम पहले ही, जैसे मैंने पहले बताया कि एज सुन एज जैसे ही आपको पता चले कि आप माँ बनने वाली हैं तो ये खुशखबरी अपने डॉक्टर को जाके सुनाएं और उस खुशखबरी को बरकरार रखने के लिए जो उनकी जो दवाइयाँ हैं या जो उनका एडवाइस है उसको फॉलो करें। दूसरी मिथ आती है बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं उसको खाने के बारे में, पपाया ना खाएं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पपाया जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्रूट्स होता है। जो कच्चा पपीता होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, जिसकी सब्जी भी लोग बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं एंड दे सेड कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। कच्चे पपीते में कुछ केमिकल्स होते हैं दो जो एबॉर्शन या जो गर्भ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, उसका अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। लेकिन पका पपीता जो है अच्छे से राइप जो फ्रूट होता है वो आप खा सकती हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में। बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाना कि एक पपीता पूरा खा लिया या रोज़ ही खा लिया। यू कैन टेक 10 to 15 पीस ऑफ पपाया एवरी डे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ था पपीता को लेके जो मैंने आपको बताया है। दूसरा मिथ है 9 मंथ में घी पीने का, कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे से पूछते हैं कि क्या मैम अब 9th मंथ लग गया, अब हम घी ले सकते हैं? तो उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ आपका नॉर्मल होना चाहिए। और कोई भी चीज़ जब आप सडनली शुरू करते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो अगर आप घी खाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं आप उसमें लेते रहिए, लेकिन सडनली आप 2 चम्मच घी दूध में डाल लें, 4 चम्मच घी दूध में डाल लें तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो न्यूट्रिशियस डाइट लें इंक्लूडिंग घी, जितना नॉर्मल चाहिए होता है एक इंसान को या जो रिक्वायरमेंट आपके डॉक्टर्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ऑल ऑफ सडन आप कुछ भी चेंज ना करें बिकॉज इट विल क्रिएट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन होने से क्यों होता है इनडाइजेशन? बिकॉज जो प्रेगनेंसी में पेट हमारा बड़ा हो जाता है और इंटेस्टाइन जो होती हैं वो दब जाती हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से खाना जो है वो हमारा नीचे बहुत धीरे धीरे जाता है। तो जब हम कोई भी खाना हैवी ले लेते हैं तो वो जल्दी नीचे नहीं जाएगा, पचेगा नहीं, जिससे आपको अफारा, गैस, एसिडिटी, वॉमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा घी पी लेने से नॉर्मल डिलीवरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक मिथ है कि हम घी पी लेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होएगी। नॉर्मल डिलीवरी के फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो मैं कभी फिर आपको बताऊंगी कि उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन घी पीना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। येस, यू टेक द होल 9 मंथ अ गुड डाइट इंक्लूडिंग आप चपाती पे घी लगा के खा सकती हैं नॉर्मल, आप दाल में जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं आधा चम्मच या जैसे भी लेते हैं उसके हिसाब से आप खा सकती हैं, बट डोंट टेक ऑल ऑफ सडन लॉट्स ऑफ घी और एनीथिंग एल्स। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे डॉक्टर गायत्री शूर हॉस्पिटल से। इतनी सारी जानकारी आपको हमने आज दे दी है, पर फिर भी अगर आपके मन में कोई भी शक, शुबा, कोई सवाल हो तो आप बेझिझक नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं या फिर अपनी किसी भी तकलीफ के लिए हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। शूर हॉस्पिटल, गेट खजाना, अमृतसर।